हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देन हमने देखा पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और पोस्टुलेट्स में दो पोस्टुलेट हम पढ़ चुके हैं और सेकंड पोस्टुलेट के कंटिन्यूशन में हमने ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है ये देखा। और हमने एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ देखी, हर्मिशियन प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स या हर्मिशियन ऑपरेटर। और जितनी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी ऊर्जा हैं, संवेग है, स्थिति है, इन सब के लिए जो ऑपरेटर्स क्वांटम में यूज़ होते हैं वो सभी हर्मिशियन नेचर रखते हैं। अर्थात इन ऑपरेटर्स को अगर आप किसी आइगन फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलती है, आइगन जो वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू साथ आती है उसके, वो आइगन वैल्यू सदा रियल होती है। तो ये जो फंक्शंस हैं, जो सब चीज़ें हैं, हम इन्हें फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट इनसे क्रिएट होने वाली जो वैल्यूज़ हैं दे आर रियल और बहुत मीनिंगफुल हैं। अब हम तीसरे पोस्टुलेट की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट जो है वो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में, संभावित मान के बारे में जानकारी देता है। तो थर्ड पोस्टुलेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, आप एक स्प्रिंग जोड़ी है आपकी, W मास है मान लो, और आप इसको डिस्टर्ब करें तो ये हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगी और हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगी। तो उसकी ऊर्जा को आप इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर क्या है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। n 0 है तो इसकी वैल्यू हाफ h न्यू होगी, n 1 है तो 3/2 होगी, n 2 है तो 5/2 होगी, एंड सो ऑन। अब अगर हमें कोई ये पूछे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की एवरेज एनर्जी क्या है, तो आप एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम करते क्या हैं कि भाई n टाइम्स आपको a एनर्जी मिली, a1 मिली, फिर कुछ n2 टाइम्स आपको a2 मिली, n3 टाइम्स आपको a3 मिली, एंड सो ऑन। इन सभी एनर्जीज का टोटल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंट्स, तो आपको मिलेगा कि ऑन एन एवरेज आपको कितनी एनर्जी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो मान लो कि मैं कोई ए ऑपरेटर है, n1 टाइम्स वो आपको a1 आइगन वैल्यू दे रहा है, n2 टाइम्स वो a2 वैल्यू क्रिएट कर रहा है, n3 टाइम्स वो a3 वैल्यू, इसी तरह ni ai। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेबल क्या होगा, वो होगा n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस a3 ni ai डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 ni। So this is average, but the beauty of quantum mechanics is that कि आप इसे कितनी ही बार रिपीट करें, एक पर्टिकुलर सिस्टम में एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए उसकी आइगन वैल्यू एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए ऑलवेज सेम रहेगी, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसे इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ये क्या होगा, इफ़ ए इज ऑपरेटर ऑन साई डी टाउ, सो इन दिस प्रोबेबिलिटी, और मान लो इसकी वैल्यू है ए, तो दैट विल बी ए इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि साई स्टार साई डी टाउ और नीचे भी साई स्टार साई डी टाउ, तो ये फैक्टर तो ख़त्म हुआ। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ नथिंग बट ए, द आइगन वैल्यू। आप जितनी बार भी रिपीट करेंगे उतनी ही बार आपको सेम आइगन वैल्यू जनरेट होगी। तो वो जो आइगन वैल्यू है वही उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वही उसकी एवरेज वैल्यू है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डोंट यूज़ एवरेज वैल्यू और सम एवरेज एनर्जी और एवरेज एंट्रोपी और एवरेज एनी काइंड ऑफ थिंग। हम
क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बिकॉज वी कैन ओनली एक्सपेक्ट कि यहाँ पार्टिकल है तो उसके साथ ये एसोसिएटेड होगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हर बार आपको सेम मिलेगी। तो दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स। इफ स्टेट फंक्शन इज आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए एंड इट्स आइगन वैल्यू इज ए, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू ए इटसेल्फ। तो अगर कोई ऑपरेटर ए किसी आइगन फंक्शन पे अप्लाई होता है तो उससे जनरेट होने वाली आइगन वैल्यू जो है ए, वही उसकी क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑपरेटर से रिलेटेड जो फिजिकल और ऑब्जर्वेबल रियल वैल्यू है वो है। अगर ये ऑपरेटर आपका संवेग का है, मोमेंटम का है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी वो भी किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। और उस पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए वो वैल्यू ऑलवेज आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सो दैट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, तो दिस इज थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम। नाउ फोर्थ वन, जो चौथी अभिग्रहित है, फोर्थ अभिग्रहित है, चौथा अभिग्रहित जो क्वांटम मैकेनिक्स का है, वो हमें जानकारी देता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। हमने पोजीशन डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने इवॉल्व की थी साइनसॉइडल वेव से, बाद में लेक्चर जो 7th 8th 9th लेक्चर जो थे उसमें। अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल टी साई टी इक्वल्स टू ये फॉर्म है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ वेरिएबल टाइम है और ये जो साई है ये दोनों पे डिपेंड करता है। हमने पोजीशन डिपेंडेंट वेव इक्वेशन देखी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो पोजीशन डिपेंडेंट है, और ये पोर्शन जो है ये बता रहा है हैमिल्टोनियन को। और हैमिल्टोनियन को हम अगर ओपन करें तो हम लिख सकते हैं h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर वन डायमेंशनल है, प्लस वी एक्स टी देन कैपिटल साई एक्स टी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये है कि हम यहाँ लिखें आई एच बार डेल अपॉन डेल टी माइनस वी एक्स टी h बार इज़ नथिंग बट h अपॉन 2 पाई। तो थोड़ा इजी, कुछ टर्म्स कम हो गई, इक्वेशन थोड़ा इजी सरल हो गया। ये वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। लेकिन आप एक चीज़ देखें, गौर करें कि ये इक्वेशन, ये जो वेव फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड करता है, बट उसे गवर्न कौन कर रहा है, उसे गवर्न कर रहा है हैमिल्टोनियन। और हैमिल्टोनियन जो है उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट अगर हम देखें तो वो है इस पोर्शन का। ये तो वो स्थितिज ऊर्जा है जिसमें वो सिस्टम रखा है। जैसे इन जनरल हम देखें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही हमारा पैरामीटर हटता है पोटेंशियल एनर्जी को। अगर हम इसको 0 माने तो आप ये देखें दैट इज साई एक्स टी,
और इसमें जो वेरिएबल्स हैं सारे किसके हैं, पोजीशन के हैं, स्थिति के हैं। तो आप एक चीज़ देखें कि बशर्ते वेव फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट है, बट वो गवर्न किससे हो रहा है, हैमिल्टोनियन से। और हैमिल्टोनियन जो है वो डिटरमाइन करता है कि कैसे स्टेट फंक्शन आगे से आगे इवॉल्व होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम पार्ट देखें इसमें, तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हैमिल्टोनियन इसे चलाता है। इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अगर मैं ये मान लूँ कि स्थितिज ऊर्जा केवल स्थिति का फलन है, और वो होता भी है। हम जब क्वांटम मैकेनिकल स्टडी करते हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को प्री डिफाइंड मानते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं। हर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्री डिफाइंड होती है। मान लिए हम वन डायमेंशन चल रहे हैं, ये 0 से a तक ये x है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्री डिफाइंड है। तो अगर पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो वो टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट होने से ये वेव इक्वेशन किस तरह की हो जाएगी, ये वेव इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, ये फॉर्म होगी। ओके, नो सो मैं वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पे कंडीशन लागू होती है, ऑलवेज होती है। ओके, नाउ आप ये देखें कि ये जब हमने शुरू की थी क्वांटम, तभी मैंने कहा था कि वेरिएबल्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में हैं वो फंक्शंस जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो ये कंप्लीट वेव फंक्शन दो वेव फंक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, एक जो केवल किस पे डिपेंड हो, पोजीशन पे, और एक जो केवल डिपेंडेंट हो टाइम पे। तो मैं इसकी जगह क्या एम्प्लाई करूं, मैं एम्प्लाई करूं साई एक्स टी टी डेल बाई डेल टी आई एच बार इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m माइनस डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी टी। अब आप देखिए यहाँ केवल टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, उसी का डिफरेंशिएशन संभव है, तो ये एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, आप कैसे लिख सकते हैं, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं साई एक्स और टी टी इक्वल्स टू, यहाँ से टी टी बाहर आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ मैं टाइम डिपेंडेंट को इधर ले जाऊँ और पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन को इधर ले जाऊँ, तो इक्वेशन जो बनती है वो कुछ ऐसी है। माइनस एच अपॉन 2m 1 अपॉन साई एक्स बार डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वी एक्स साई एक्स। अब आप एक चीज़ देखें कि ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन टाइम, एंड द राइट हैंड साइड जितने भी वेरिएबल्स, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई रही हैं, दे आर ओनली पोजीशन डिपेंडेंट। सो और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर तभी हो सकते हैं जब ये किसी तीसरी ऐसी नियत राशि के बराबर हों, जब ये किसी ऐसी तीसरी नियत राशि के बराबर हों जो टाइम और पोजीशन दोनों के साथ चेंज ना हो। ठीक है, तो लेट दिस इज इक्वल्स टू ई एनी स्पेसिफिक आइगन कांस्टेंट। तो हमने माना कि ये भी ई के बराबर है और ये भी ई के बराबर है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल है 1 अपॉन साई एक्स इक्वल्स टू, मैं ई लिखूँ, साई एक्स को इधर ले जाऊँ तो ये हो गया, और ये हमारा हैमिल्टोनियन है ही। तो दिस इज नथिंग बट पोजीशन डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन हमने किया हुआ है। वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन।
जो फोर्थ पोस्टुलेट है, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो इसको हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई एच अपॉन डेल टी 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 इक्वल्स टू ई। ओके, तो पोजीशन डिपेंडेंट सॉल्व हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल टी टी 1 अपॉन टी टी इक्वल्स टू ई डेल टी अपॉन आई एच ई डेल टी अपॉन आई एच, इस तरीके से आई एच बार। ओके, नाउ इसको इंटीग्रेट करें हम, तो इंटीग्रेशन से मिलेगा ई टी अपॉन आई एच बार, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो गया डी, डेल की बजाय हम डी लिखें तो ज़्यादा ठीक है, डी एल एन टी टी, और इंटीग्रेशन पे आ जाएगा एल एन टी टी इक्वल्स टू, प्लस लिमिट्स हमने डिफाइन नहीं की तो एक कांस्टेंट आएगा, सो दिस इज़ आई एच बार प्लस सी। और इसका एंटीलॉग लें, तो क्या आएगा, इसका एंटीलॉग लें तो फंक्शन की टी टी क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है माइनस ई टी अपॉन आई एच बार प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर सी डॉट ई की पावर ई टी अपॉन आई एच बार, और हम लिख सकते हैं लेट दिस इज ए ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच बार। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। देखें कैसे, ये कैसे आया, आप देखें 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। कैसे, 1 के लिए हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1, ओके, और इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू रूट -1 इंटू रूट -1, ऐसे लिखा जा सकता है। 1 एक वो जो हर राशि में, यूनिट तो हर राशि में होती है। अगर मैं इसको आयोटा से डिवाइड करूं तो आयोटा क्या है, इसको मैं आयोटा से डिवाइड करूं तो आयोटा क्या है, रूट -1, कैंसिल आउट, क्या बचा रूट -1, दैट इज़ आयोटा इन मल्टीप्लाइड विथ -1, तो ये किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। तो मैंने 1 अपॉन आयोटा के लिए मैंने लिख दिया माइनस आई ई टी बाई एच, ओके। सो ये पोर्शन हमारा पहले सॉल्व किया हुआ है साई एक्स, ये पोर्शन हमने अभी सॉल्व किया है। हम अगर इन दोनों को यूज़ करें और टोटल साई जो है एक्स टी उसको डिफ़ाइन कर पाएँ तो हम कुछ समझ पाएंगे टाइम डिपेंडेंस के बारे में। तो आप देखें कि जो साई एक्स टी है वो बेसिकली क्या था, ए ई साई एक्स ए ई आई ई टी अपॉन एच बार, ये है सॉल्यूशन। इसको वैसे रखा है, ये वैसे हम सॉल्व कर चुके हैं। ए साइन जो इक्वेशन वहाँ आई थी 2 पाई बाई लेमडा एक्स
ये यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ, बट अभी हम इसको ऐसे लेट इट बी लाइक दिस। नाउ अगर हम प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है कि एक्स टी स्टार एक्स टी डी एक्स अगर वन डायमेंशनल है, दिस इज़ द वे हाउ प्रोबेबिलिटी इज़ डिफाइंड। हम वैल्यू पुट करें साई एक्स स्टार ए माइनस आई टी, और a जो है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के तौर पर, तो a जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा फंक्शन में, तो आप इतना ही मानें। और इस पे भी क्या लगा है, स्टार, मतलब ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हुआ। और दूसरा पार्ट है साई एक्स ई माइनस आई ई टी बाई एच बार डी एक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद आयोटा, और इफ आयोटा इज देयर देन आयोटा बिकम नेगेटिव, इफ नेगेटिव आयोटा इज देयर देन आयोटा बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना है और अगर उस राशि में आयोटा प्रेजेंट है तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस, और आयोटा नहीं है तो आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ आयोटा है और उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई आई ई टी अपॉन एच बार, ओके, मल्टीप्लाइड विद ई आई आयोटा टी अपॉन एच बार डी एक्स, और साई एक्स स्टार साई एक्स and this will be eliminated, then psi x star psi x dx. So probability of that particular microparticle that is associated with this wave function, जो इस wave function के साथ जो पार्टिकल जुड़ा था उसकी प्रोबेबिलिटी केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पर। किस पे डिपेंड नहीं करती है, टाइम पर। सो टाइम डिपेंडेंस जो श्रोडिंजर इक्वेशन की बात हम करते हैं, वो टाइम डिपेंडेंस आपको कहीं भी बॉदर नहीं करेगी। और हमने थोड़ी देर पहले जब इसे सॉल्व किया तो हमने V जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी उसका T कंपोनेंट एलिमिनेट किया। क्यों किया एलिमिनेट, अगर वो एलिमिनेट नहीं करते तो आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाते, और अगर आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाते तो आप टाइम को और पोजीशन वेरिएबल को अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते। तो टाइम वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं या जो उस वेव फंक्शन का मान जो आता है वो मान इस प्रकार का है कि उसका प्रसामान्यीकरण में, नॉर्मलाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं है, एंड इट विल बिकम नल एंड वॉइड। इसकी वैल्यू क्या होगी, e रेज़ टू पावर 0, और वो होती है 1, तो दैट विल बी एलिमिनेटेड, वो हट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा केवल पोजीशन। तो प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इवन दो फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि पार्टिकल वही होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, जबकि वेव फंक्शन जो आपका था वो टाइम डिपेंडेंट था। और इस टाइम डिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी नहीं है कि इसे गवर्न करने वाला जो ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन इटसेल्फ जो है वो पोजीशन से क्लैरिफाई हो जाता है। वो केवल और केवल किस पर डिपेंडेंट है, पोजीशन। उसमें जितना भी कंपोनेंट्स हैं वो किसके हैं, पोजीशन वेरिएबल के हैं, न कि टाइम वेरिएबल के। तो फोर्थ पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में टाइम एक वेरिएबल हो सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेव फंक्शन और फाइंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, वो प्रोबेबिलिटी वो जो है वो सदैव क्या रहेगी, किस पे डिपेंड रहेगी, पोजीशन पे। वो टाइम इंडिपेंडेंट होगी। दिस इज़ फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब नेक्स्ट क्लास से हम सिस्टम शुरू करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स। थैंक यू।